नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। आज के दौर में सस्ते और अच्छे इलाज के बारे में सोच पाना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है और जिन बड़े सरकारी अस्पतालों का नाम है वहां तो आप जानते हैं कि कितनी लंबी लाइन्स होती हैं, कितनी वेटिंग लिस्ट होती है। एक तरह से अगर हम कहें तो हालात आजकल ऐसे बन गए कि निजी अस्पतालों में जाना आम लोगों के लिए एक मजबूरी बन गया। अब ऐसा भी नहीं है कि निजी अस्पताल लोगों की पहुंच के बाहर है, लेकिन फिर भी यहां पर इलाज करवा पाना कितना महंगा और कितना मुश्किल है ये आपको बताएंगे। जहां अच्छा इलाज मिलता है यानी कि निजी अस्पताल, खर्चा कंट्रोल में रहता है सरकारी अस्पताल, लेकिन ज्यादातर निजी अस्पतालों के साथ ऐसा नहीं है। यहां बिना हेल्थ इंश्योरेंस के इलाज का सोच पाना भी मुश्किल है। हाल के दिनों में ऐसी तमाम शिकायतें आई हैं जिसमें अस्पताल वालों ने इंश्योरेंस वालों के मुकाबले बिना इंश्योरेंस वाले मरीजों का बिल ज्यादा बनाया है। जाहिर है कि बात पहली नजर में भले ही हेल्थ इंश्योरेंस के पक्ष में जाती हो, लेकिन हमें और आपको ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कहीं ये अस्पतालों और इंश्योरेंस कंपनियों की मिलीभगत तो नहीं है, और क्या वाकई इंश्योरेंस लेना सही है। इंश्योरेंस कंपनियों पर कितना भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि जो भी आप इंश्योरेंस लेते हैं उसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई लिखा होता है। क्या हम और आप सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते हैं? क्या कंपनी की तरफ से पारदर्शिता रखी जाती है? आज हम इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे, समझेंगे इंश्योरेंस का मायाजाल क्या है अपने खास मेहमानों से। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हर कोई यही दुआ करता है कि उसे जीते जी अस्पताल न जाना पड़े, और अस्पताल जाने की नौबत आ भी जाए तो दुआ यही रहती है कि इलाज सस्ते में ही निपट जाए। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों के मकड़जाल में भला ऐसा कहां संभव है? बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में इतनी भीड़ है कि लोगों के पास प्राइवेट अस्पताल के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा। और तो और इन प्राइवेट अस्पतालों में आम आदमी बिना हेल्थ इंश्योरेंस इलाज करा ले, ये भी बड़ी बात है। एक तरह से कहें तो प्राइवेट अस्पतालों में महंगे इलाज ने हेल्थ इंश्योरेंस को एक तरह से जरूरी बना दिया है। लेकिन हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बात इससे भी कहीं आगे निकल चुकी है। तमाम रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उन मरीजों से तमाम बड़े अस्पताल इंश्योरेंस वालों के मुकाबले इलाज के लिए ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। ये इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि पहले ही प्राइवेट अस्पतालों में इलाज महंगा होता है। महंगे होते इलाज ने हाल के सालों में हेल्थ इंश्योरेंस को जरूरी बना दिया है। तमाम कंपनियां अपने कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधाएं दे रही हैं, लेकिन जो नौकरी पेशा नहीं है या फिर जिनकी पगार कम है उनके लिए निजी हेल्थ इंश्योरेंस ले पाना आज भी दूर की कौड़ी है। ऐसे में जब तमाम प्राइवेट अस्पताल इंश्योरेंस वाले के मुकाबले बिना इंश्योरेंस वालों से इलाज के नाम पर कथित तौर पर ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं, तो आम आदमी कहां जाएगा? आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? नहीं, मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि हम उतने जितना हमें सैलरी मिलता है हम उसमें चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए मैंने अभी तक नहीं बनवाया। जरूरी है क्योंकि अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो कम प्रीमियम दे के हम ज़्यादा इलाज करा सकते हैं। जो एट ए टाइम कभी कभी पेशेंट के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो हेल्थ इंश्योरेंस से कवर हो जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो मैं निश्चिंत रहता हूँ। हम किसी भी अस्पताल में किसी भी टाइम एडमिट हो सकते हैं और उस टाइम हमें पैसों के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी कंपनी है जो कि मेडिकल सर्विसेज दे रही है, तो आप इंश्योरेंस ले सकते हैं और ये बहुत ही जरूरी चीज है, सबको लेना चाहिए। जाहिर है जिस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस वालों के मुकाबले स्वास्थ्य बीमा न करवाने वालों से कई प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, उससे कई सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस की कल्चर ने निजी अस्पतालों में इलाज को और ज्यादा महंगा कर दिया है, और क्या हेल्थ इंश्योरेंस के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कुछ अस्पतालों की ओर से ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है? बड़ी बड़ी और नामी गिरामी कंपनियों की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम सुनने में भले ही लुभावनी लगती हो, लेकिन इसे लेकर सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है। मसलन हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर अक्सर यही कहा जाता है कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में बड़े तिकड़म होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां बड़ी चालाकी से बीमा तो बेच देती हैं, लेकिन क्लेम के वक्त मरीज को नियमों में फंसा देती हैं। हालांकि सरकार ने हाल के दिनों में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों पर लगाम लगाई है,
और अब उन अस्पतालों पर भी नकेल कसने की जरूरत है जो बिना इंश्योरेंस वालों से इलाज के नाम पर 27% से ज्यादा बिल बना रहे हैं। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर नरेश शावला, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल एंड फॉर्मर नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी IMA, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा, कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट हमारे साथ है। डॉक्टर मोहसिन वली, कंसल्टेंट, सरगंगाराम अस्पताल, और जितेंद्र सोलंकी, पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शुरुआत डॉक्टर नरेश आप ही से करते हुए, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकारी अस्पतालों में बहुत अच्छा इलाज मिलता है, लेकिन वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। बहुत इजीली हम वहां पर जाकर सीधा अपना इलाज शुरू नहीं करवा सकते। अगर ऑपरेशन भी करना है तो उसके लिए भी रेट्स लंबी मिलती हैं, जिसका सीधा मतलब है कि हम प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे। अब अगर प्राइवेट अस्पताल में कोई इलाज कराता है, इससे हम और आप सभी लोग वाकिफ हैं, तो आपके पास इंश्योरेंस अगर नहीं है तो आपको ज्यादा बिल पे करना पड़ेगा। ये हाल फिलहाल में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो सामने आई हैं। सर, पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि दो सवाल, इंश्योरेंस लेना जरूरी है या फिर ये मजबूरी कर दिया गया है आम लोगों के लिए, मरीजों के लिए, और दूसरा क्या है ये इंश्योरेंस का मायाजाल, क्यों इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिंदुस्तान में हेल्थ बजट कम होने की वजह से हम ये तो कह ही नहीं सकते कि सरकारी जो सुविधाएं हैं वो सफिशिएंट हैं। ऐसे देश भी हैं, गरीब भी हैं पूरी दुनिया में, अमीर भी हैं और बहुत अमीर भी हैं। हमने दुबई भी देखा है, हमने लंदन का NHS भी देखा है, और कुछ अपने साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे देश देखे हैं जो थोड़ा ठीक ठीक मैनेज करते हैं। हमारे देश में हमने देखा है जो कि सरकारी सुविधाएं सफिशिएंट नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल इज ए नेसेसरी इविल, कहने का मतलब वो चाहिए भी है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पर्टिकुलरली द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, जिसमें कि $मिलियंस ऑफ डॉलर्स और $मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस डाला जाता है, और एसेंशियली एक ये इंडस्ट्री बन चुकी है। उसमें मैं समझता हूं जो आदमी या जो भी संस्था पैसा लगाती है, उसके मन में ये होता है मरीज की अच्छाई होना हो, हमारी कमाई वसूली जरूर होनी चाहिए। उस चीज को मद्देनजर रख के इंश्योरेंस इन टुडेज वर्ल्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और हमारे हिंदुस्तान में भी ये मस्ट बनती जा रही है। कहने का मतलब, एक तो आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं थोड़े पैसे लगा देता हूं, दैट्स व्हाट इंश्योरेंस मींस, कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं अस्पताल में भर्ती हो जाऊंगा और मेरा इलाज अच्छा हो जाएगा। यहां तक तो बात ठीक है, बट जो डिस्क्रिपेंसी मुझे आज पता चली है that the cash payer has to pay more. I think there should not be any discrepancy at all, whether it is insurance or paid or it is cash paid. डॉक्टर साहब, कोई गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल करती है या नहीं करती? हालांकि हाल के दिनों में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई जिसमें गवर्नमेंट ने थोड़ा कंट्रोल करना शुरू किया है। देखिए, बकायदा हमारी एक संस्था IRDA बनी हुई है, जिन कायदे से कागजों में क्या होता है और सच्चाई में क्या होता है, हमारे देश में डिस्क्रिपेंसी हमेशा ज्यादा रही है। दूसरी बात मैं आपकी ध्यान आकर्षित करना पसंद करूंगा, जो लोग भी इंश्योर्ड हैं वो हमेशा ये समझते हैं अगर मैं अस्पताल में एडमिट होऊंगा तो मुझे ज्यादा कुछ किया जाएगा ताकि मेरा बिल ज्यादा बैठे। एक ये बुराई, और दूसरी जो मैंने आपको बुराई बताई, व्हाई शुड ए कैश पेयर pay more at all. I think ये दोनों चीजें हमें आज डिस्कस करनी है और आम जनता को उजागर करना है। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर किसी शख्स के साथ ये बात जुड़ी है। डॉक्टर वली, आपका तो 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, हो सकता है मैं कम बता रही हूँ, इससे भी ज्यादा हो, लेकिन ये जो इंश्योरेंस वाला माया जाल है ना डॉक्टर साहब, ये पिछले 2 दशक से सबसे ज्यादा शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया जा रहा है। अब डॉक्टर साहब अभी बहुत अच्छी बात कह रहे थे डॉक्टर नरेश की, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पहले इंश्योरेंस दे दी जाती है, फिर उसके बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें आपको गवर्नमेंट भी डिस्काउंट देती है, लेकिन इसने कहीं ना कहीं छोटी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को खड़ा किया, और नतीजा ये कि एक बड़ा नेक्सस कहीं ना कहीं बनता जा रहा है। 2 दशक से ये ज्यादा देखा जा रहा है। बिल्कुल नवजोत जी, ये एक बिजनेस बन गया है। देखिए, मैं सबसे पहले तो जिस मुद्दे को आपने उठाया, इस प्रोग्राम जो बना है वो बहुत ही ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा उसपे डिस्पैरिटी है। यानी कि अलावा 2 चीजों के, कंज्यूमेबल्स और ड्रग्स के अलावा सबकी कॉस्ट जो है बढ़ी हुई है। ये मतलब रूम क्या अलग अलग कॉस्ट का कर देंगे क्या, 3600 9300, जबकि जानते हैं कि इसी मरीज का बिल है और इसको रिइंबर्समेंट होना है। ये मुझको लगता है इनके कोऑर्डिनेशन में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है, और ये इस ओल्ड मैन को इन्होंने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया ताकि वो ये बात बाहर आई। ये रोज होता रहा होगा,
ये जो टीपीए है, मेरी तो समझ में बहुत बाद में आया, आपने कहा एक्सपीरियंस वाली बात, के पहले ये टीपीए वगैरह टर्म हम सुनते ही नहीं थे। एक ही बीमा होता था और बीमे से क्लेम होता था और क्लेम बड़े नहीं होते थे, स्टेक्स बहुत बढ़ गए। देखिए पहले जो क्लेम होते थे वो हजारों में होते हैं, अब लाखों में हो गए। तो उसमें जो गलतियां होंगी वो भी बड़ी होंगी, उसमें जो गलतियां होंगी वो भी बड़ी होंगी। और ये आपने जो वर्ड यूज किया है ना, मायाजाल, कहीं ना कहीं ये फिट बैठता है जाके इसमें। और ये इनके टाइप्स होते हैं। देखिए अभी कुछ एक कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, उसका किसी दूसरे हॉस्पिटल से टाइप था, अब वो दूसरे हॉस्पिटल से कर रही। ये जो फ्लक्चुएटिंग इनका बिहेवियर है, ये डाउट क्रिएट करता है वेदर दे आर डूइंग ए सर्विस और ए बिजनेस। दीज आर टू इम्पोर्टेंट वर्ड्स थ्रू दिस प्रोग्राम शुड गो आउट, कि आप सर्विस दे रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो। मेरे पास रोज पेशेंट्स आते हैं कि साहब हमारा इसका बिल नहीं पास हो रहा, आप मेरे को ये सर्टिफिकेट बना के दो, ये बीमारी मुझको पहले से नहीं थी। वो ऐसी चीज तलाश करते हैं, इन्होंने बड़े बड़े एमबीए लोग लगा रखे होते हैं कि वो आपके पर्चे में से कुछ ना कुछ ऐसा चीज ढूंढ के निकालते हैं कि जी आपने जब बीमा कराया था ये बीमारी नहीं थी, लिहाजा ये बीमारी इस बीमे में कवर्ड ही नहीं है, भाग जाओ, हम नहीं देंगे इसका क्लेम। अब वो इट इज ऑन द ओनर्स ऑफ द पेशेंट कि वो ये साबित करे कि मुझको ये बीमारी थी भाई, ये मैं नहीं पैदा कर ली मैंने। तो ये जो एक डिस्पैरिटी हो रही है, प्रैक्टिकली जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। रोज हम इस तरह की खबरें सुनते हैं, आते हैं, पेशेंट परेशान होते हैं। और ये बंदे को तो इन्होंने डिले किया है, और इसमें पता है क्या होता है, उनका स्टे बढ़ जाता है हॉस्पिटल का। अब एक पेशेंट गया, उसको ऑपरेशन डॉक्टर आज शाम को करना चाह रहा है, बेचारा बीमे वाला उसके वेट कर रहा है, बैठा हुआ है अस्पताल में, वो वेट कर रहा है, ये वाला अप्रूवल नहीं आया। डॉक्टर वली, इसी में एक चीज पूछना चाहूंगी आपसे, क्या इसमें डॉक्टर्स की भी मिली भगत होती है? देखिए जहां तक मैं समझता हूँ इंश्योरेंस और डॉक्टर का कोई नेक्सस कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो इनके अपोजिट पार्टी बने नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब कई बार ऐसा होता है कि आप इलाज करवाने जाते हैं, जब बात ऑपरेशन की, स्पेशली जब आपने कहा कि एडमिशन की बारी आती है, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज तो तभी क्लेम करती है ना कि जब आप ओवरनाइट एडमिशन होगा। हालांकि आजकल डे केयर का भी वो लोग देने लग गए हैं, लेकिन जब आप ऑपरेशन की बारी आती है या फिर एडमिट करने की बारी आती है, तब कई बार डॉक्टर्स आपको पहले ही बता देते हैं कि देखिए आप जाके ना बात कर लीजिए एक बार अकाउंट्स डिपार्टमेंट से या फिर हमारी इंश्योरेंस टीम से बात कर लीजिए कि आपका जो इंश्योरेंस है वो क्या इसमें बैठ रहा है या नहीं, क्या हमारा अस्पताल कवर्ड है कि नहीं। बिल्कुल, ये डॉक्टर इसमें ये रोल तो जरूर अदा करेगा कि बहुत समझदारी से उसके ऑपरेशन करेगा और डर के करेगा कि कहीं मैं इतना क्लेम ना करवा दूं इससे कि वो इसका अप्रूव ना हो। इसमें मैं थोड़ा सा यही कहूंगा कि इसमें डॉक्टर को ये कोई रोल नहीं करते। वो तो क्लेम के बाद ये कहते हैं कि जी ये बीमारी आपने पहले से जब इंश्योरेंस कराया था थी नहीं, अब कैसे हो गई, इसका क्लेम हम कैसे दे दें आपको। इसमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी डिले कर देती है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी, इनकी टैक्टिक ये होती है कहीं ना कहीं से जो है मरीज मजबूर होकर कहीं और चला जाए तो हमें पैसे ना देने पड़े। बहुत सी इंश्योरेंस की इस बात के लिए कोशिश करती है, जैसे कार के एक्सीडेंट के बाद आप देखते हैं भैया इतने % आप लगवा लो, बाकी हम दे देंगे। तो ये इंश्योरेंस कंपनियों का मकसद होता है पैसा कमाना, नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग कैसे बन जाती है। ये तो मतलब घाटे में चलने का सौदा है ही नहीं। अगर आपने 1 लाख लोगों का इंश्योरेंस किया तो उसमें से 100 या 150 या 200 या ये मान लो 1000 बीमार होंगे, तो बाकी की तो किस्त जो आपको मिलती है। बड़े सारे सवाल है डॉक्टर साहब, बहुत सारे इश्यूज हैं इसको लेकर, भला करो, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि आए दिन किस तरीके से आपके पास पेशेंट्स आते हैं। प्रोफेसर बेजोन मिश्रा, क्या है ये मायाजाल? अब देखिए दोनों डॉक्टर्स ने बड़ी अच्छी बात ये कही है कि आप सर्विस दे रहे हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं। आप सर्विस दे रहे हैं तो आप यकीनन मरीज की भलाई की बात करेंगे, जब आप पैसा कमाएंगे तो आप मरीज से भी पैसा कमा लेंगे। और दूसरी बात, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो उसमें पारदर्शिता रखी ही नहीं जाती। ओके, हम बड़े गौर से दोनों हमारे मित्रों को सुने जो लोग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जी। पहली बात ये है, एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन हेल्थ केयर सबको मिलना चाहिए। किस ढंग से मिले वो अलग बात है, लेकिन सबको मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हेल्थ सेक्टर में जो बजट दिया जाता है वो बजट कितना यूज होता है, किस ढंग से यूज होता है, इसका भी कोई पारदर्शिता नहीं है, उसमें भी कोई उत्तरदायित्व नहीं है। वो जो मर्जी जिस ढंग से खर्चा करना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, वो लोग उस ढंग से खर्चा करते हैं। हमारा जो अनुभव है कि बजट इज अ इशू, इज अ वेरी बिग इशू।
लेकिन जो दिया जाता है उसको भी सही ढंग से यूज करना चाहिए। हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर जर्जर में है, हमारे जितने सरकारी अस्पताल है जर्जर में है। अभी थोड़ा बहुत कुछ स्टेट्स में इंप्रूव हो रहा है, वो भी धीमे धीमे हो रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से लोग आते हैं, जिस वॉल्यूम में लोग आते हैं, बिल्कुल उस वॉल्यूम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर कोप अप नहीं कर पाते। डॉक्टर नरेश ने इसी बात को उठाया है, आपने बिल्कुल सही बात की, आप वही चीज सर रिपीट कर रहे हैं, लेकिन मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे से उसको समझा सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है कि हमारी मजबूरी बन गई है। हेल्थ हर एक उपभोक्ता को, हर एक नागरिक को हेल्थ कवर होना अनिवार्य होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अब कुछ पब्लिक सेक्टर के थ्रू से होता है, जैसे ESIC करते हैं, CGHS करते हैं, डिफेंस सर्विसेज करते हैं, जिनको जिनको कर सकते हैं उनको हेल्थ कवर उनके एम्प्लॉयर देते हैं। अभी भी हमारे देश में 70 करोड़ लोग हैं जिनके पास कोई हेल्थ कवर नहीं है। 40 करोड़ तो हम लोग कवर किए केवल इन पेशेंट केयर को लेकर 5 लाख तक का थ्रू आयुष्मान भारत। 40 करोड़ अब कवर हुआ है। लेकिन सर आप जानते हैं कि आयुष्मान भारत भी शहरों में ही एक्सेप्टेबल है, गांव में तो गांव के अस्पताल या दूर दराज के अस्पताल में वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, एक्सेप्टेबल की बात नहीं हो रही है। अब बात हो रही है जो डॉक्टर साहब लोग ने कहा 50% to 60% डॉक्टर्स खुद अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, और आज कोई कानून नहीं है जो अस्पताल को रेगुलेट कर सके। इनफैक्ट हम लोग क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 में इनेक्ट हुआ, आज तक कोई स्टेट उसको पालित नहीं किया। 18 स्टेट उसको नोटिफाई किए हैं, लेकिन कोई पालित नहीं किया। राजस्थान में करने का कोशिश कर रहे थे, उसमें विरोध प्रकट करने शुरू कर दिए लोग। मेरा ये कहना है जब तक हेल्थ केयर में पारदर्शिता उत्तरदायित्व नहीं आएंगे तब तक कट्स एंड कमीशन चलेगा। ठीक है, तब तक उस काम चलेगा जहां पर आम उपभोक्ताओं को 100% एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है हेल्थ केयर के लिए। ठीक है, कोई उसमें रोकथाम नहीं है। चलिए, हमारा ये कहना है कि हर उपभोक्ताओं को इंश्योरेंस मिलनी चाहिए। ठीक है, अनिवार्य रूप से जरूरी है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि सर मैं लौटती हूँ आपके पास, एक बार जितेंद्र सोलंकी जी को भी इंक्लूड करें। सर मैं लौटती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। जितेंद्र जी जरा ये समझाइए, अब ये सही बात है, अभी तक की बात ये सही निकली कि इंश्योरेंस जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं विदेशों में भी हर कोई खुद को इंश्योर करता है। पहली बात तो अब यहाँ पे ये भी बात आएगी, क्योंकि यूएस जैसी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज है जहां पे आप इंश्योर्ड रहते हैं, और वहां पे आपको इस बात का भी एश्योरेंस मिलता है कि अगर आप अस्पताल जाते हैं, खुदा ना खास्ता कोई बात आपके साथ होती है, तो आपको उसका पूरा क्लेम मिलेगा। क्या हिंदुस्तान में उतनी पारदर्शिता है? इसीलिए मैंने बार बार कहा कि जरूरी या मजबूरी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं, क्यों नहीं इंश्योरेंस कंपनियां हमको क्लैरिटी देती? क्यों बाद में जब हम क्लेम करते हैं तो मरीज को लटकाया जाता है? हमारे दोनों पैनलिस्ट ने इसी बात का जिक्र भी किया है कि मरीज को लटकाया जाता है। कोशिश यही होती है कि अगर एक और ओवरनाइट स्टे हो जाए या फिर वो कहीं और चले जाए। जितेंद्र जी देखिए, ये तो जरूर है कि एब्सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं इन सब चीजों को बढ़ावा देता है। अब कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है तो मेरी क्या मजबूरी है कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा पैसा नहीं है कि सडनली अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो मैं 3-4 लाख अपनी जेब से निकाल सकूं। तो मजबूरी में होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता है, और यही एब्सेंस है जो इन सब चीजों को बढ़ावा देता है। इनफैक्ट ये डिस्पैरिटी अगर आप देखोगे तो डिस्पैरिटी बहुत जगह आप पाओगे। आपके पास CGHS हेल्थ इंश्योरेंस है या कंपनी का एम्प्लॉयर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है, वहां पे भी हॉस्पिटल्स में डिस्पैरिटी मिलेगी। इनफैक्ट हॉस्पिटल्स में आपको डिफरेंट पैकेजेस मिलेंगे, एक ही ट्रीटमेंट के अलग अलग पैकेजेस आपको मिलेंगे। पैकेजेस की तरह से जो है आजकल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट को बेचा जाता है। और इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि IRDA तो है इंश्योरेंस पे लगाम लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अभी तक हॉस्पिटल्स के ऊपर क्या ट्रीटमेंट की कॉस्ट होनी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए, इन सब चीजों पे अभी तक कोई रेगुलेशन नहीं आया है। और इसकी वजह से ये जो हम आज जो सिचुएशन हम देख रहे हैं ये उसी वजह से। एक और चीज सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, जरा इसको समझाइए, क्योंकि हाल फिलहाल की जो घटना हुई है जिसको बेस बना के हम आज यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, वो घटना ये है कि एक शख्स जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है उसका तो बिल ठीक ठाक बन जाएगा। अगर किसी के पास, मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और मैं अस्पताल में जाऊं और कहूं कि मेरा इलाज कीजिए और मैं कैश में या फिर जैसे भी पेमेंट करूंगी तो वही बिल ज्यादा बनेगा। इतना फर्क क्यों है?
देखिए इस एक चीज समझिए, जैसा मैंने अभी कहा, हॉस्पिटल्स के पास डिफरेंट रेट्स हैं कि आप पेमेंट कैसे करेंगे। अगर इंश्योरेंस के थ्रू आते हैं तो उसी ट्रीटमेंट का डिफरेंट रेट है, अगर आप डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं, तो उसी ट्रीटमेंट का डिफरेंट कॉस्ट है। और ये क्यों होता है? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जब कैशलेस फैसिलिटी देती हैं तो डिस्काउंटेड रेट पे जो है वो ट्रीटमेंट आ जाता है, तो वहां पे कम लगता है। और हॉस्पिटल्स को इंश्योर होता है कि पैसा भी आ जाएगा, वो सब फैक्टर्स हैं। लेकिन वो मरीज भी तो इस बात को श्योरिटी दे रहा है ना कि अगर उसके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप वो बिल बनाइए, उसमें मरीज वो पे करेगा। होना तो ये चाहिए कि, और कहीं भी आप किसी भी इंडस्ट्री में देखो, मैं कार लेने भी जाता हूं तो अगर मैं कैश में पे करूंगा तो मुझे डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे उल्टा होता है कि आप कैश पे कर रहे हैं तो आपको ट्रीटमेंट कॉस्ट ज्यादा लगेगी। डॉक्टर नरेश, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मुद्दा यही है, इंश्योरेंस है तो आपको सस्ता इलाज होगा, लेकिन आपके पास इंश्योरेंस नहीं तो वही इलाज महंगा होगा। डॉक्टर नरेश। यस, मैं कुछ बातों की तरफ पैनलिस्ट का ध्यान आकर्षित करना पसंद करूंगा। इसमें कोई शक नहीं है, इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी इंश्योरेंस शुड बी ए मस्ट, इसमें बुराई नहीं है। आज मेरे ठीक ठीक दिन चल रहे हैं, मैं अपने बुरे दिन की तैयारी करता हूं। दैट इज व्हाट इंश्योरेंस, वेदर ये कार इंश्योरेंस हो या मेडिकल इंश्योरेंस हो, मेरा पैसा जमा हो रहा है, जब मुझे एकदम खर्चा होगा तब मैं हो जाऊंगा। जहां तक ये पता मुझे चला है कि कैश पेयर हैव टू पे मोर, रादर इट इज सरप्राइजिंग व्हाई शुड कैश पेयर पे मोर। दैट मींस कहीं डाउन लाइन मेडिकल इंश्योरेंस को फोर्स किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, डोंट फॉरगेट, जैसा कि अमेरिका में आज से 4-5 डिकेड पहले हुआ था, दे वर कॉल्ड एम्बुलेंस चेजर्स, उसका हमने अभी बात नहीं किया। उसका मतलब था देयर वाज ए नेक्सस अमंग लॉयर्स एंड हॉस्पिटल्स, जो पेशेंट को पकड़ा जाता था, पेशेंट को कहा जाता है कि तेरे साथ ये हो गया है, मैं तेरे को इतना बिल दिलवाऊंगा, इतना कंपनसेशन दिलवाऊंगा, वगैरह वगैरह। हमें वी हैव टू बी, चूंकि इंडिया इज येट इन द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस, तो हमें इस बुराई के प्रति जागरूक भी रहना है और बचना भी है। तीसरी बात जो बार बार कही जा रही है, इंश्योरेंस इज ए गुड थिंग, सर इट इज अ गुड थिंग, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं होती। मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना है डॉक्टर नरेश आपसे, और डॉक्टर वली से मैं ये बात समझूंगी, क्योंकि प्रोफेसर बिजौन ने बहुत अच्छी बातें कही है कि इस पर कोई कंट्रोल नहीं है जिस पर होना चाहिए। मैं ये बात आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर क्यों हर किसी की बस की बात नहीं, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं, लेकिन हर कोई इलाज जरूर अच्छा चाहता है। चर्चा आज हम हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कर रहे हैं, जरूरी या मजबूरी। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले इसी को लेकर चर्चा हुई, जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस, ये तमाम पैनलिस्ट ने कहा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, डॉक्टर वली आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, और डॉक्टर बिजौन ने जो ब्रेक पर जाने से पहले प्रोफेसर बिजौन ने जो बातें कही थी उनका जवाब भी मैं चाहूंगी, जरा इसको भी क्लियर कीजिए। अगर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो क्यों वो ज्यादा बिल भरे बजाय के उसके जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? क्या ये टाइप्स होते हैं अस्पतालों के साथ? इसको क्लियर कीजिए सर। ये तो बिल्कुल गलत है कि आप किस बात की सजा दे रहे हैं उस शख्स को जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है। या तो वो बीमार ना पड़े या इंश्योरेंस लेके आए आपके पास, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। ये तो बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है और ये लीगल इशू है। मैं तो इसको लीगली ऑफेंस समझता हूँ। आप चीट कर रहे हैं एक मासूम आदमी को, और आपको इस केस में तो आपने इंश्योरर को चीट किया है, आपने उससे ज्यादा पैसे ले लिए, उसको एक्स्ट्रा जो आपने लिया है वो पैसे कौन देगा? ये तो चीटिंग है। चीटिंग को बंद करना होगा, लीगल ऑफेंस बनाना होगा, डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर वली, क्या इस पर आईएमए या सरकार की तरफ से कोई नकेल कसी जाती? क्या उनके संज्ञान में ये बात आई है या पहले कभी आई है? क्या एक्शन इस पर हुए हैं? देखिए इतनी बड़ा इशू है ये। आपने इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रखी है, ऐसी बहुत सी अथॉरिटी बना रखी है, सुनवाई नहीं होती। मैं एक केस में सब लेवल पे गया, सब जगह से कंप्यूटर पे जवाब आ गया कि ये आपका केस एड्रेस हो गया है, काम खत्म। एक्चुअल प्रॉब्लम जो मिली थी वो सुनी नहीं किसी ने। मैंने 12-14 ईमेल किए, सबका कंप्यूटराइज जवाब आ गया। तो सिस्टम इन्होंने ऐसा कर रखा है कि पर्सनल हियरिंग नहीं होती है, आपका रोबोट हियरिंग करके जवाब लिख देता है। इसको खत्म करना पड़ेगा भाई। ये तो बदनामी हो रही है इंडिया की। ये इसमें से बहुत सी एजेंसीज इंटरनेशनल हैं नवजोत, ये इनकी बदनामी है, इन्हें सोचना पड़ेगा, इन्हीं को ठीक होना पड़ेगा इंश्योरेंस वालों को, अस्पताल को। एंड ऑफ द डे, बिल्कुल प्रोफेसर बिजौन मिश्रा, हाँ डॉक्टर साहब लौटती हूँ। प्रोफेसर बिजौन मिश्रा, एंड ऑफ द डे इसमें कौन पिस रहा है? आम आदमी, आम लोग, वो जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं और वो जो नहीं भी ले रहे। अब देखिए, जिसने ले ली वो बेचारा टर्म्स एंड कंडीशन में फंस गया, जिसने नहीं ली वो महंगे इलाज में फंस गया।
तो नवजोत जी, पहला काम ये है कि बहुत जबरदस्त जागरूकता पैदा करना होगा उपभोक्ताओं के बीच में, पॉलिसी होल्डर्स के बीच में, जो आज नहीं है, और उस भाषा में करना होगा जिस भाषा में वो समझते हैं, नंबर 1। नंबर 2, रेगुलेटर ने कई अच्छे चीज लाए हैं इंश्योरेंस में। हम आपको कह दें कि अब सीनियर सिटीजन्स इंक्लूडेड हो गए हैं, अब आयुष इंक्लूडेड हो गए हैं, और अब 2 पन्ना सरल भाषा में लोगों को समझाना है पॉलिसी के बारे में, वो भी कानूनी रूप से हो गया है। अब बात यह है कि फर्क क्यों है, क्योंकि कोई रेगुलेटर प्राइसिंग पे नहीं है हॉस्पिटल में, जो इंश्योरेंस कंपनी भी चाह रहा है। अस्पताल अपने को एम्पैनल नहीं करना चाहते हैं, अस्पताल कोई मतलब रेगुलेटर के अंडर में नहीं आना चाहते हैं। अब इसमें लॉ मेकर्स को एक जबरदस्त रोल प्ले करना होगा। यदि एजिटेशन में चले जाते हैं, जो उपभोक्ताओं का पेशेंट्स के पक्ष में हो, उन लोगों को हम लोग को उनका आवाज को बंद करना होगा, किसी हालत से बंद करना होगा इस ढंग के प्रोग्राम के तहत। हम तो ये कहना चाहेंगे कि आज कोई भी व्यक्ति जो इंश्योरेंस लेता है उसको 100% कैशलेस होनी चाहिए, जो हम लोग अब अपेक्षा कर रहे हैं करवाने के लिए, 100% कैशलेस। किसी को भी वो नौबत ना हो कि वो उनको बाद में पेमेंट करना पड़े। वो एडमिट हुए, उनके इंश्योरेंस कंपनी सारा बिल भुगतान करें। लेकिन जागरूकता ये लाना होगा कि आपका एलिजिबिलिटी जो इंश्योरेंस कवर में है, वो एलिजिबिलिटी आपको पता लगना चाहिए कि आपको 4,000 रुपया पर डे का रूम चाहिए और आपने 7,000 रुपया का रूम ले लिए हैं पर डे का, तो नेचुरली 3,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी नहीं देंगे आपको। बिल्कुल, वो क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और बिजॉन जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि बैक ऑफ द माइंड आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड भी रहते हैं। देखिए, हम इंश्योरेंस तो इसीलिए लेते हैं ना कि हम निश्चिंत हो कि अपनी जिंदगी जी सके। इंश्योरेंस का मतलब क्या, हम हर चीज की इंश्योरेंस ले रहे, इतना पैसा दे रहे, किस चीज के ले रहे, ताकि हम सुकून से जी सके। जितेंद्र सोलंकी, इंश्योरेंस लेते वक्त, स्पेशली मैं मेडिकल इंश्योरेंस की यहां पर बात करूंगी क्योंकि उसी को लेकर चर्चा हो रही है, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त सबसे पहले आप उसमें क्या क्या कवर होगा और क्या नहीं कवर होगा, यहीं पे सारा मसला फंसता है, क्योंकि किसी उपभोक्ता को जानकारी नहीं होती है कि इसमें ये चीजें कवर भी हैं या नहीं है। और अब मैक्सिमम रिजेक्शन या मैक्सिमम डिक्लाइनिंग केसेस हैं, या आपका क्लेम पूरा नहीं मिल पाया, अगर उस पर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि उपभोक्ता को पता ही नहीं था कि ये चीज इसमें कवर नहीं होती है। तो टर्म्स एंड कंडीशन जो अब IRDA धीरे धीरे एकदम क्लियर करता जा रहा है, वो पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। और जो भी हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा हो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे तरीके से पढ़े, ये देखे कि किस बीमारी के लिए क्या वेटिंग पीरियड लगता है, कब से कवर होना शुरू होगा, कहाँ पे कवर नहीं मिलेगा, यानी कि एक्सक्लूजन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर केसेस या ज्यादातर जो कंप्लेंट्स हैं वहीं पे आती हैं। और अगर ये जानकारी एक उपभोक्ता को होगी तो मेरी राय में एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेने में जो है उसको कठिनाई नहीं होगी। बिल्कुल। चलिए, एक कंक्लूडिंग कमेंट में डॉक्टर नरेश चावला से लेना चाहूंगी। डॉक्टर नरेश, किस तरीके से इस नेक्सस को खत्म किया जा सकता है? नवजोत, जैसे कि आपने पूछे था, इंश्योरेंस रेगुलेशन अथॉरिटी भी है, IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी है, हमारी मेडिकल काउंसिल्स और अक्रॉस हैं। लेकिन मैं ये बताना पसंद करूंगा, जब 1 लाख का किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बिल बैठता है तो डॉक्टर के पल्ले मैक्सिमम 5 to 7% पड़ता है, यानी 5 से 7 हजार। मोस्टली अर्निंग जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है विच हैज इन्वेस्टेड बिग मनी, दे आर द बिग शार्क्स, वो पैसा ही लगाते हैं, वो पैसा ही निकालना चाहते हैं। समाज के जो सभ्य समाज के कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज को देखना पड़ेगा कि इंश्योरेंस यस, बट जो डिस्क्रिपेंसीज वो भी नहीं, और डिस्क्रिपेंस के थ्रू चीटिंग सब जानते हैं। जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो जितना करना होता है उससे कहीं ज्यादा किया जाता है और कहीं ज्यादा बिल बढ़ाया जाता है। कौन सा इसकी जेब से जा रहा है? ये तो क्लेम कंपनी दे ही देगी वगैरह वगैरह। तीसरा, डॉक्टर बेजान जी ने ऐसा कहा, इट शुड बी ओनली कैशलेस, पैसा बच जाएगा। चौथा, कहीं ना कहीं जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको टीथ बढ़ाने पड़ेंगे, सख्ती करनी पड़ेगी, और जो हमारी मेडिकल काउंसिल्स को, मेडिकल एसोसिएशंस को सख्ती से इनको मॉनिटर करना पड़ेगा। तभी हम ये सोच पाएंगे कि समाज को, हम हिंदुस्तानी समाज अब प्रॉस्पर कर रहा है। ऑन वन साइड वी आर ट्राइंग टू बिकम ए मेडिकल सुपर पावर एंड वी आर मेडिकल सुपर,
सुपर पावर, वी हैव द बेस्ट ऑफ मेडिकल सर्विसेज। कोई दो राय नहीं है डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर वाली, एक आखिरी जवाब आपसे भी चाहूंगी कि क्या जरूरी अब नहीं है कि आप ये जरूरत महसूस नहीं हो रही है कि सरकारी अस्पतालों की संख्या थोड़ी बड़ी की जाए? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, अगर हम प्राइवेट और सरकारी को कंपेयर करेंगे बहुत अच्छा इलाज एम्स जैसे बड़े बड़े अस्पतालों में मिलता है। नवजोत, कंक्लूडिंग में ये कहूंगा, हमारे डॉक्टर्स वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स हैं। सरकारी अस्पतालों में सही इलाज होता है, लोग सिर्फ भीड़ देख के घबराते हैं। वी शुड हैव पेशेंस टू गो थ्रू आवर टर्न। मैंने बहुत अच्छे से काम किया है रामलोहिया हॉस्पिटल में, जीबी पंत हॉस्पिटल में, कभी कोई प्रॉब्लम किसी पेशेंट को नहीं आने दी। एक ही चीज होती है, हम डॉक्टर्स में जो सरकारी होते हैं, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं मरीज को, उससे हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये चीज प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से होती है। चाहे डॉक्टर राउंड ले ले कार में बैठ के, लेकिन मरीज के पास आएगा बहुत अच्छे से बात करेगा। बस मरीज यही तो चाहता है, हम भी ये कर सकते हैं। नंबर यानी कि डॉक्टर जो है वो एक सेल्स पर्सन का किरदार तो नहीं निभाने लगे डॉक्टर साहब? सरकार बढ़ा रही है ना हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, टीचर्स नहीं मिल रहा है, अभी प्रॉब्लम हो रही है। तो हमको अभी एक ये अंडर करंट चल रहा है कि लोग अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनवा रहे। ये बहुत बड़ी त्रासदी होने वाली है 20 साल के बाद। डॉक्टर साहब इतने सारे सवाल हैं इसको लेकर, बिजॉन जी, डॉक्टर वली, डॉक्टर नरेश और जितेंद्र जी, इतने सारे सवाल अभी भी मेरे पेंडिंग है। देखिए ये इतना बड़ा मुद्दा है कि हम इसको बहुत कम समय में समेट नहीं सकते, लेकिन कोशिश हमने यही की है कि चलिए इस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हर एक आम शख्स के साथ जुड़ा हुआ है मुद्दा। क्योंकि हम और आप सभी लोग इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन क्लेम की जब बारी आती है तो कहीं ना कहीं ये फील होता है कि शायद हमें चीट किया गया, और फिर वो लोग जो कि इंश्योरेंस नहीं लेते हैं बिल ज्यादा बनता है। कोशिश हमने की कि कम समय में एटलीस्ट इसको समेटा जाए, लेकिन सवाल बहुत है। पर वही बात आखिर में मैं कहूंगी कि जितेंद्र जी की बात है, जब भी आप इंश्योरेंस लेने जाएं कम से कम टर्म्स कंडीशंस को बहुत अच्छे से पढ़ लें और सोच समझ कर ही आप आगे बढ़ें।